नमस्कार विद्यार्थी। आज हम नमस्कार विद्यार्थी, आज हम राजस्थान इतिहास में मारवाड़ के संदर्भ में राव जोधा के बारे में कल समझा था। आज हम जोधपुर के शासक मुख्य रूप से जो है वो राव मालदेव के संदर्भ में समझ रहे हैं। देखिए, मालदेव का शासनकाल 1531 से लेकर 1562 के मध्य जोधपुर के शासक राव मालदेव का शासनकाल का उल्लेख मिलता है। इनका जन्म 5 दिसंबर, ध्यान रखना, 5 दिसंबर 1511 ईस्वी को इनका जन्म होता है। इनका जन्म जोधपुर में होता है। इनके पिता का नाम राव गंगा, इनके पिता का नाम राव मालदेव इनके सबसे बड़े पुत्र थे। फिर इनकी माता का नाम पद्मा कुमारी, जो सुरई के जगमाल देवड़ा की पुत्री थी। ध्यान रखना, इनकी माता का नाम पद्मा कुमारी है और ये सुरई के जगमाल देवड़ा की पुत्री थी। फिर है राव गंगा के शासनकाल में एक युद्ध होता है जिसका नाम है सेवकी का युद्ध। इस सेवकी के युद्ध में जो है 1526 में युद्ध होता है। इस युद्ध में राव मालदेव ने ये दर्शा दिया था वो कितने शक्तिशाली या वीर हैं। देखिए, सेवकी के युद्ध 1526 में होता है। इस युद्ध में उनके पुत्र राव मालदेव और बीकानेर के शासक राव जयसिंह दोनों मिलकर, दोनों का संयुक्त दुश्मन था नागौर के शासक सिखा और दौलत खान। इनको दोनों मिलकर हराते हैं और सेवकी का युद्ध जो है वो जीत लिया जाता है। तो ध्यान रखना, प्रारंभ में हम ऐसा मानते हैं कि राव गंगा जिस समय जोधपुर के शासक थे उसी समय इनके पुत्र राव मालदेव ने एक सेवकी का युद्ध जीता था बीकानेर के शासक राव जयसिंह के साथ मिलकर, और उन्होंने नागौर के दोनों शासक जो शेखा और दौलत खां, इनको हराया गया था। उस समय उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। नेक्स्ट आगे देखें, यहाँ तक हमने समझ लिया था। फिर है राव मालदेव। राव मालदेव शासक बना उस समय उसने राव गंगा की हत्या की थी। ऐसा माना जाता है कि एक बार मेहरानगढ़ किले में कि उसकी खिड़की में झरोके में से राव गंगा बैठा था और राव मालदेव उनके पास जाता है और उनको किले के झरोके में से धक्का दे देता है। क्योंकि राव गंगा हमेशा अफीम के नशे में रहता था, इस कारण मारवाड़ का पितृहंता राव मालदेव को माना जाता है। जब उन्होंने अपने पिता की हत्या की उसके बाद में जिस समय वो शासक बना था उस समय उनके पास में दो परगने थे, एक जोधपुर का परगना और दूसरा सोजत का परगना। ये उस समय दो के पास में थे। जब इसका राज्याभिषेक होता है तो सोजत के अंदर होता है। ध्यान रखना, राव महादेव का 1531 ईस्वी में इनका जो है वो राज्याभिषेक होता है और वो होता है सोजत के अंदर। फिर है राव महादेव की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वो 52 युद्ध जीते उसने अपने जीवन काल में और 58 परगने जीते थे। तो जब भी ऐसा है कि मारवाड़ का वो राजा जिस 52 युद्धों का विजेता और 58 परगनों को जीतने वाला, तो वो है राव महादेव। राव महादेव ने उस समय विभिन्न प्रकार के क्षेत्र जीते थे। जालोर वाला है, सिवाना है, मेड़ता है, जैसलमेर का फलोदी है, उसके अलावा भादरा जून वगैरह है। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो उनके द्वारा जीते गए थे। यहाँ तक हमने समझा। फिर नेक्स्ट आगे देखें, अब बात करते हैं राव मालदेव और शेर शाह सूरी के मध्य की स्थिति। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि दिल्ली दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं थे उस समय। हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य दो बड़े युद्ध होते हैं। एक युद्ध का नाम है चौसा का युद्ध जो 1539 में होता है। एक युद्ध का नाम है कनौज का युद्ध जो 1540 में होता है। इन दोनों युद्धों में शेर शाह सूरी द्वारा हुमायूं को बुरी तरह से हराया जाता है और हुमायूं को हराने के बाद शेर शाह सूरी दिल्ली के अधिकार क्षेत्र प्राप्त कर लेते। उसके बाद में हुमायूं सीधा जो है राव मालदेव से सहायता मांगता है। तो देखें, अब इसमें सीधी सीधी बात होगी कि राव महादेव अगर हुमायूं की मदद करेगा और शेरशाह सूरी की मदद बीकानेर के राव कल्याण और वीरमदेव करेंगे, क्योंकि मेड़ता पे अधिकार कर लिया गया राव महादेव द्वारा, बीकानेर जीत लिया गया। राव कल्याण के पिता राव जयसिंह को युद्ध में हराया गया और सिर्फ हराया नहीं गया, उनकी युद्ध में हत्या भी हो गई थी, उनकी युद्ध में मृत्यु हो गई थी। तो बीकानेर पे भी राव महादेव ने अधिकार कर दिया और मेड़ता भी कर दिया। तो ये दोनों अपने राज्य वापस प्राप्त करने के लिए शेरशाह सूरी से मिल जाते हैं। उसी समय राव महादेव जो है हुमायूं इनसे मदद मांगता है। ऐसी स्थिति में इनके बीच में युद्ध का प्रमुख, इनके बीच में युद्ध के कारण क्या रहे? सबसे पहला कारण है साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। राव महादेव भी 52 युद्धों का विजेता था, तो वो भी लगातार अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। उधर शेरशाह सूरी हुमायूं को हराकर दिल्ली का शासक बना। इन दोनों के बीच में अपने साम्राज्य विस्तार को लेकर महत्वाकांक्षाएं रही थी जो आगे युद्ध का कारण बनी। दूसरा है मालदेव दिल्ली के लिए खतरा उत्पन्न हुआ। सबसे बड़ी बात है कि शेरशाह सूरी दिल्ली का बादशाह बना, उसमें उसको पता है कि मारवाड़ के शासक मालदेव लगातार अपनी शक्तियों को बढ़ा रहे हैं, अपने राज्य क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो दिल्ली के लिए खतरा है, तो युद्ध का ये भी एक बड़ा कारण रहा। तीसरी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात युद्ध में, कहते हैं हुमायूं जब शेरशाह सूरी से हार जाता है तो उसके बाद वो राव महादेव से मदद मांगता है। इधर शेरशाह सूरी
जो है जिसमें बीकानेर के शासक राव कल्याणमल और मेड़ता के शासक विरमदेव ये शेषा सूरी के साथ मिलते हैं। ये भी इनसे मदद मांगते हैं। तो ऐसी स्थिति में राव मालदेव हुमायूं की मदद करता है, शेषा सूरी इनकी मदद करता है और इनके बीच में युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम है ग्रीस सुमेल का युद्ध। तो नेक्स्ट आगे हमें ग्रीस सुमेल का युद्ध पढ़ना है। देखें, हम बात कर रहे हैं ग्रीस सुमेल का युद्ध। लगभग ये युद्ध होता है 5 जनवरी 1544। ग्रीस सुमेल का युद्ध है 5 जनवरी 1544 ईस्वी को होता है। इस युद्ध को एक अन्य युद्ध के नाम से जानते हैं, इसको जैतरण का युद्ध कहते हैं। जैतरण पड़ता है पाली में, इस कारण इस युद्ध को जैतरण का युद्ध भी कहा जाता है। ये युद्ध राव मालदेव और शेर सूरी के बीच होता है। कहते हैं इस युद्ध में राव मालदेव का साथ जैता और कोपा के द्वारा दिया गया, जबकि शेरशाह सूरी इसके साथ बीकानेर के शासक राव कल्याणमल ने और मेड़ता के शासक विरमदेव है। ऐसा माना जाता है कि जब सेनाएं दोनों की आमने सामने थी, उस समय शेरशाह सूरी को इस बात का आभास हो गया था कि हमारे पास में सेना भले ही बड़ी हो, लेकिन हम मालदेव से नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि मालदेव पूर्व में 52 युद्धों का विजेता है। तो शेरशाह सूरी ने उस समय अपनी जो है कह सकते हैं कि उसने अपनी एक राजनीतिक दूरदर्शिता का प्रयोग किया और उसने एक चाल चली। रात के समय उसने बहुत सारी पर्चियां लिखवाई थी और उसमें पर्चियां लिखवा कर जैता कुपा के डेरे जो लगे थे रात में युद्ध में, डेरे के पास बहुत सारी पर्चियां डाल दी थी। उस पर्चियों में ऐसा लिखा हुआ था कि जब दूसरे दिन युद्ध होता है, तो युद्ध के दौरान जब मालदेव युद्ध में आता है तो आप क्या करना कि युद्ध के दौरान आप हमारी तरफ से लड़ना और मालदेव को पकड़ के आप बंदी बना के हमें सौंप देना और आप अगले जोधपुर के राजा बन जाना। ऐसी पर्चियां जब मालदेव को मिली तो मालदेव ने इनके ऊपर भरोसा नहीं किया। मालदेव ने कहा कि अगर युद्ध क्षेत्र में आप हमारे ही सेना नहीं और अगर आप दुश्मन के साथ मिल जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम युद्ध कैसे जीतेंगे। राव महादेव ने युद्ध करने से मना कर दिया और अपनी सेना लेकर वापस लौट गए। बाकी जितनी सेना थी उन्होंने जैता और कुपा को भरा बुलाकर कहा कि आप देश के प्रति स्वामी भक्ति को नहीं दर्शाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जैता कुपा को बहुत अपनी स्वामी भक्ति पर ऐसा लगा कि उनको इस प्रकार आरोप लगाया गया। तो कहते हैं कि राव महादेव जब युद्ध क्षेत्र छोड़ के चले जाते हैं, तो जैता और कुपा मात्र 12,000 की संख्या, केवल 12,000 की संख्या में राव महादेव के बिना युद्ध लड़ते हैं और शेषा सूरी की 80,000 की सेना थी। दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है और युद्ध में ये ग्रीस सुमेल का युद्ध है। ये जैता और कुपा अकेले लड़ते हैं, राव महादेव युद्ध मैदान छोड़ के चले जाते हैं वापिस। इस दौरान युद्ध का परिणाम ये रहा कि इसमें शुरुआती क्रम में जैता और कुपा की विजय होने वाली थी, विजय होने वाली थी। उसी समय शेरशाह सूरी का एक सेना नायक बाद में एक नई सेना लेके आ जाता है, उसका नाम है जलाल खां जलवानी। देखें, ग्रीस सुमेल के युद्ध में जलाल खां जलवानी, जलाल खां जलवानी का एक विशेष योगदान रहा। जलाल खां जलवानी युद्ध मैदान में एक तरफ 80,000 की सेना है शेरशाह सूरी की तरफ से, राव महादेव की तरफ से केवल जैता और 12,000 की सेना के साथ लड़ते हैं, क्योंकि शेरशाह सूरी की 80,000 की सेना है। युद्ध में प्रारंभ में इनकी जीत होने जैसी स्थिति बनी थी, लेकिन बाद में जलाल खां जलवानी एक और छोटी सेना लेकर युद्ध मैदान में आते हैं और बड़ी मुश्किल से युद्ध को जीतते हैं। जब युद्ध में जैता को मारा जाता है, वीर गति को प्राप्त होते हैं और बाकी सारे सेना ने मारे जाते हैं। उसी तरह इस ग्रीस सुमेल के युद्ध को जीतने के बाद इनका मारवाड़ पे अधिकार हो जाता है, यानी कि शेरशाह सूरी मारवाड़ पे अधिकार कर लेते हैं और राव महादेव वहां से भागकर कहाँ चला जाता है, सिवाना चला जाता है, जो बाड़मेर में पड़ता है। तो इस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी क्या लिखते हैं कि वो मुट्ठी भर बाजरे के लिए, शेरशाह सूरी लिखता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरी हिंदुस्तान की बादशाह खो देता है, पूरी हिंदुस्तान की बादशाह खो देता है, हिंदुस्तान की बादशाह खो देता है। उसने कहा कि जोधपुर क्या है, जोधपुर एक छोटी सी रियासत, ज्यादा कोई विशेष नहीं है। होता क्या उत्पादन के संदर्भ में बात तो होता है, जबकि अगर वो युद्ध हार जाता तो दिल्ली का सल्तनत, दिल्ली की शासन प्रणाली उसके हाथ से चली जाती। तो ऐसा माना जाता है कि ग्रीस सुमेल के युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने इस प्रकार की बात कही थी कि अगर वो युद्ध हार दिल्ली के पास दिल्ली की शासन व्यवस्था उसके हाथ से चली जाती, इसलिए कहता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरी हिंदुस्तान की बादशाह को देता। तो ऐसा उल्लेख मिलता है इस युद्ध के क्रम में। इस तरह से ग्रीस सुमेल का युद्ध है जो शेरशाह सूरी द्वारा जीत लिया जाता है और मालदेव वहां से सिवाना चला जाता है। सिवाना के बारे में कहते हैं कि मारवाड़ के राजाओं की जो संकटकालीन जो शरण स्थली रही है वो सिवाना रही है। ध्यान रखना, सिवाना क्या है, सिवाना मारवाड़ के, सिवाना मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली है। मारवाड़ के राजाओं की क्या है,
शरण स्थली, ध्यान रखना। तो इतना में एक महत्वपूर्ण बात है कि सिवाना मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली है। जब भी ऐसी संकटकालीन स्थिति बनती है उस समय मारवाड़ के राजा सिवाना जाकर शरण लेते हैं। पहाड़ी क्षेत्र है और ये पड़ता है बाड़मेर के अंदर। तो ध्यान रखना, सिवाना जो है वो मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली है। राव मालदह उसके बाद में सिवाना चले जाते हैं। फिर कहते हैं राव मालदेव तो सिवाना पहुंचते हैं तो जोधपुर पर खवास खान नाम का एक व्यक्ति है। खवास खान, खवास खान कहते हैं कि खवास खान को राव मालदेव युद्ध में हार गए। राव मालदेव की हार के बाद शेरशाह सूरी ने शेरशाह शेरशाह सूरी ने अपना एक अधिकारी नियुक्त किया मारवाड़, जिसका नाम है खवास खान। और बाद में लंबे समय तक वापिस संघर्ष के लिए प्रयास करते हैं। और जब दिल्ली का बादशाह शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में लगभग 1546 के अंदर मालदेव पुनः जोधपुर के शासक बनते हैं। तो ये थोड़ी सी ध्यान रख लेना कि शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद, शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद, शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद जो है सन 1546 ईस्वी में, सन 1546 ईस्वी में मालदेव पुनः जोधपुर के शासक बनते हैं। 1546 में मालदेव वापिस जोधपुर के राजा बनते हैं। तो ये था ग्रीक सुमेल का युद्ध। नेक्स्ट आगे देखें। हम उससे पहले मालदेव की कुछ गलतियों के संदर्भ में भी देख लेते हैं कि मालदेव ने कौन कौन सी गलतियां की ग्रीक सुमेल के युद्ध में। तो मालदेव की कुछ गलतियां, ये भी कई बार आता है कि इतना बड़ा शक्तिशाली राजा लेकिन ग्रीक सुमेल के युद्ध में हार जाता है। तो उनकी प्रमुख गलतियां क्या रही, उनमें देखें। सबसे पहले ये है कि अपने खुद के वंश के राजा, राठौड़ वंश के राजाओं पे आक्रमण करना, राजाओं पर आक्रमण करना। कहते हैं राव मालदेव जोधपुर के शासक थे लेकिन इतने वंश के राजाओं के ऊपर आक्रमण कर उन पर अधिकार जमा लिया था। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बात करें बीकानेर की। बीकानेर में राठौड़ वंश के राजाओं का शासन था और उस समय राव जयसिंह बीकानेर के राजा थे। राव महादेव ने आक्रमण किया और बीकानेर पे अधिकार जमाया और युद्ध लड़ते हुए राव जयसिंह की मृत्यु हो गई। उसके बाद राव जयसिंह का पुत्र राव कल्याणमल अपना राज्य वापिस लेना चाहता है, इसलिए राव कल्याणमल ने किसकी मदद प्राप्त करने का प्रयास किया, और वो है शेरशाह सूरी की। तो एक तो यह है। दूसरा उदाहरण इसमें यह है कि मेड़ता, मेड़ता प्रति राठौड़ वंश के राजाओं का शासन रहा है। हमने पूर्व में समझा था राव जोधा के बारे में। आपको पता होगा राव जोधा जब जोधपुर के स्थापना थे, संस्थापक थे, तो इनका एक बेटा था जिसका नाम था राव भिकार, जिसने 1488 के लगभग बीकानेर की स्थापना की। इसी का एक बेटा था राव दूधा, जिसने क्या बसाया था, मेड़ता। ये मेड़ता वही है जिसका संबंध मीराबाई से है और मीराबाई के वंश से संबंधित ही है। तो मीराबाई, तो राव दूधा इसका बेटा था जिसने मेड़ता नगर की स्थापना की थी। और जोधपुर के शासक बाद में राव सतल देव बने थे ना। राव जोधा के बाद में राव सतल देव जो है वो जोधपुर के राजा बने। तो ये सारे प्रतापी राजाओं में आते हैं। राव बीका बीकानेर की स्थापना, जहाँ पर राठौर वंश के राजाओं का शासन का उल्लेख मिलता है, मेड़ता पर भी राठौर है। उस समय विरमदेव जो थे वो मेड़ता के शासक थे। तो ध्यान रखना, उस समय मेड़ता के शासक विरमदेव थे। तो इन दोनों पर भी आक्रमण करके उसने उतने वंश के राजाओं को अपना दुश्मन बना लिया था। तो ये राव महादेव की एक बड़ी गलती थी कि राठौर वंश के राजाओं पर आक्रमण करके अपने वंश के राजाओं को क्या बना ली थी, मुख्य रूप से जो है वो दुश्मन बना लिया था। दूसरा इसका बड़ा कारण है कि राव महादेव संदेह अलग करते, उसके अंदर संदेहात्मक प्रवृत्ति पाई गई और किसी पे भरोसा नहीं करना। राव महादेव भरोसा नहीं करते थे और ऐसा मानते गिरीश सुमेल के युद्ध में उनके दो सेना नायक, एक का नाम है जैता और दूसरे का नाम है कुपा। जैता और कुपा हमने इसमें समझ रखा था कि शेरशाह सूरी ने चाल चली थी कि विभिन्न प्रकार के पन्ने युद्ध से पहले, गिरीश सुमेल के युद्ध के समय पहले जैता और कुपा का जो ढेरे बने थे उसके पास में ऐसी पर्चियां फैला दी थी और कहा था कि जब युद्ध हो तो युद्ध में आप राव महादेव को बंदी बनाकर हमें सौंप देना, ऐसा उल्लेख मिलता है। उस दौरान जैता और कुपा ने अपनी स्वामी भक्ति का परिचय दिया था। खूब उनको कहने का प्रयास किया कि अभी हम युद्ध में उन आपकी तरफ से हैं, उनके साथ नहीं है, लेकिन फिर भी राव महादेव उन पर भरोसा नहीं किया था और जैता और कुपा गिरीश सुमेल के युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे। यह संदेहात्मक उनकी जो प्रवृत्ति है। और तीसरा इसमें क्रूर दमन और तानाशाही की प्रवृत्ति। तीसरा राव महादेव की गलतियां है और वो है कठोर दमन, कठोर दमन व तानाशाही की प्रवृत्ति।
तानाशाही की प्रवृत्ति। ऐसा माना जाता है कि राव महादेव के अधीन जो है राव महादेव के अधीन देखिए प्रवृत्ति, राव महादेव के अधीन जितने भी जो श्रीमंत थे, जितने भी सामंत थे या जो जागीरदार थे, इनको वो जबरदस्ती तरीके से, तानाशाही पूर्ण तरीके से उनको दबा कर रखा था। तो कहीं न कहीं इनके जो सामंत सेनानायक थे, वो भी राव महादेव से कहीं न कहीं नाराज रहे थे। तो हमने गिरीश सुमेल युद्ध की बात की। गिरीश सुमेल के युद्ध के बाद राव महादेव की कुछ गलतियों का उल्लेख किया, जिसमें पहली गलती है राठौड़ वंश के राजाओं पर आक्रमण करना, अपने ही राजाओं के खिलाफ आक्रमण करना, जिसमें बीकानेर के राजा राव कल्याणमल, मेड़ता के शासक विरमदेव, ये दो ऐसे हैं जहाँ पे आक्रमण करके उनको अपने अधिकार में छत्र ले लिया था। युद्ध के दौरान बीकानेर के राजा राव कल्याणमल तत्कालीन समय में मेड़ता के शासक जो है विरमदेव, ये दोनों शेरशाह सूरी का साथ देते हैं। फिर बात करें तीसरा, दूसरा इसमें संदेहात्मक प्रवृत्ति, उनके अंदर ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है कि शक करना अपने ही सेना नायकों पर, जिसमें जैता और कुपा, जिन पर राव महादेव द्वारा भरोसा नहीं किया गया था, और ये अकेले गिरीश सुमेल के युद्ध में भाग लिया था। और तीसरा है अपने सामंतों के प्रति कठोर दमन और तानाशाही की प्रवृत्ति उनके द्वारा नहीं गई थी। ये देखें थोड़ा सा, फिर आगे समझें। चलो देखें, राव महादेव के द्वारा अ, राव महादेव की कुछ उपलब्धियां। राव मालदेव राव मालदेव की उपलब्धियां। राव मालदेव की कौन कौन सी उपलब्धियां हैं, उनको देख। उपलब्धियों में इन्होंने कुछ दुर्गों का निर्माण करवाया था। सबसे पहला हम देखते हैं सोजत का किला। सोजत का किला, देखें सोजत का किला, सोजत का किला पड़ता है पाली में, और इस किले का, इस दुर्ग का निर्माण जो है वो राव मालदेव के द्वारा करवाया गया था। ध्यान रखना, ये किला जो है, लोन की कुछ सहायक नदियां हैं, जिसमें एक सुगड़ी नदी है। सुगड़ी नदी के किनारे जो है इस किले का निर्माण करवाया गया था। और सोजत की जो है वो मेहंदी अपने आप में बड़ी प्रसिद्ध रही है। तो ध्यान रखना, सोजत पाली में पड़ता है, और सुगड़ी नदी के किनारे इस किले का निर्माण राव मालदेव के द्वारा करवाया गया था। दूसरा आता है मेड़ता का किला। मेड़ता का किला, देखिए मेड़ता का किला ये पड़ता है नागौर के अंदर, और इस दुर्ग का निर्माण भी जो है मुख्य रूप से राव महादेव द्वारा करवाया गया था। तो पहला इसमें अपने हो गया सीधा सीधा सोजत का किला। दूसरा है मेड़ता का किला। इस किले को मालकोट भी कहा जाता है, ये भी इसका एक उपनाम है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। मेड़ता के किले को मालकोट का किला कहा जाता है, मालकोट का, क्योंकि वहां पर राव मालदेव का कोट था, तो इस कारण इस किले को मालकोट भी कहा जाता है। तो मेड़ता का किला है, और गुप्त शिरोमणि मीराबाई का इस किले से संबंध रहा है। तो मीराबाई का इस किले से संबंध रहा है। नेक्स्ट आगे देखें, दो अपने हो गए, सोजत का किला और फिर है मेड़ता का किला। फिर समझना, नेक्स्ट अगला है जिसे हम कहते हैं पोखरण का किला। तीसरा तीसरा है पोखरण का किला। पोखरण का किला, ये जैसलमेर में पड़ता है। पोखरण किला 14वीं शताब्दी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। इस दुर्ग का निर्माण भी राव महादेव द्वारा निर्मित है। पोखरण के किले का निर्माण राव महादेव के द्वारा किया गया। इस किले को पोखरणगढ़ भी कहा जाता है। इस दुर्ग को पोखरणगढ़ के नाम से भी जानते हैं। तो ये पोखरण का किला है, राव महादेव द्वारा निर्मित है, इसको भी ध्यान रखना है। 14वीं शताब्दी में ये निर्मित है। और एक चीज और है इसमें, इसे बालागढ़, है ना, इसको पोखरणगढ़ और बालागढ़ के नाम से भी जानते हैं। बालागढ़ दुर्ग के रूप में भी इसको जानते हैं। फिर करेंगे देश की आजादी के बाद। देश की आजादी के बाद यानी कि 1947 के बाद में ये जो किला है, इस किले को वहां के राज परिवार द्वारा, वहां का जो राज परिवार है उनके द्वारा इस किले को एक हेरिटेज होटल के रूप में चलाया जा रहा है। तो उसको बाद में एक हेरिटेज होटल बना दी गई थी। वर्तमान में ये एक हेरिटेज होटल है वहां के राज परिवार द्वारा। तो ये पोखरण का किला है। चौथा किला हम जो समझ रहे हैं उसका नाम है मुख्य रूप से रिया बड़ी का किला। ध्यान रखना, रिया बड़ी का किला, रिया बड़ी का किला, रिया बड़ी का किला। ये किला भी मुख्य रूप से जो है ये नागौर में पड़ता है, और इस दुर्ग का निर्माण भी जो है राव महादेव के द्वारा करवाया गया था। और पांच इसमें जोधपुर शहर का परकोटा, जोधपुर शहर का परकोटा।
तो ये राव महादेव के द्वारा कुछ उपलब्धियों में आता है परकोटा समना। राव महादेव के संदर्भ में हमने कुछ दुर्गों की बात की थी, ये सारे दुर्ग जो है राव महादेव द्वारा निर्मित किए गए हैं। अब राव महादेव से जुड़ी एक और घटना है, उसको समझे। एक इतिहासकार हुए थे अबुल फजल, देखें, एक इतिहासकार थे अबुल फजल। अबुल फजल इतिहासकार हुए थे अबुल फजल। इन्होंने राव महादेव को क्या कहा था? अबुल फजल ने राव महादेव को हसमत वाला राजा, हसमत वाला राजा बताया। ध्यान रखना, हसमत वाला राजा का इसका मतलब होता है सही या राजसी ठाट बाट वाला राजा, यानी अपनी प्रतिष्ठा और मान सम्मान के साथ जीने वाला राजा। राव महादेव के रूप में अबुल फजल इसको तो हसमत वाला राजा के रूप में देखते हैं। अब राव महादेव से जुड़ी एक घटना रही है, राव महादेव से जुड़ी हुई, और वो घटनाक्रम है उनकी रानी उमादेव, जिसे इतिहास में रूठी रानी के नाम से जानते हैं। रूठी रानी के नाम से इसको जाना जाता है। कहते हैं राव मालदेव ने एक बार आक्रमण किया था जैसलमेर के ऊपर। राव मालदेव का आक्रमण जैसलमेर के ऊपर रहा, और जैसलमेर पे आक्रमण करके उसने उनसे पोखरण का छत्र जीत लिया था। जब उनसे पोखरण का छत्र जीत लिया था, उसके बाद में ऐसा माना जाता है कि राव मालदेव वापिस नहीं आए आक्रमण करने के लिए, कोई जरूरी नहीं था। तो जैसलमेर के जो भाटी राजा थे, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जो है राव महादेव के साथ में किया गया। तो जैसलमेर के तत्कालीन जो राजा थे उसका नाम था लूणकरण। जैसलमेर के शासक लूणकरण भाटी, इनकी पुत्री का नाम था उमादेव, जिसका विवाह राव मालदेव के साथ में किया गया। कहते हैं कि उमादेव के साथ में उनकी एक दासी थी जिसका नाम था बारमली। जैसे उमादेव बड़ी हुई थी, ठीक वैसे ही बारमली बचपन में उनके साथ में रही थी, और दोनों एक साथ बड़ी होते हैं। दोनों में जब उमादेव का विवाह राव मालदेव के साथ होता है, तो बारमली को दासी बनाकर उमादेव के साथ में भेज दिया जाता है। जब ये वापिस मेहरान के दुर्ग में पहुंचते हैं, तो पहली रात राव मालदेव जो है शराब के नशे में रहते हैं। और देखें, राव मालदेव जो है वो मुख्य रूप से शराब के नशे में थे, और उनको रानी उमादेव के महल में जाना था, और गलती से वो बारमली के महल में चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब इसकी जानकारी उमादेव को लगती है, तो उमादेव कहते हैं उस समय नाराज हो जाती है, और नाराज होकर वो जोधपुर छोड़ देती है और यहाँ से चली जाती है अजमेर। और वो लंबे समय से अजमेर में रहती है, और राव मालदेव के बार बार समझाने पर भी वो वापस जोधपुर नहीं आती है और रूठ जाती है। इसलिए इतिहास में रानी उमादेव को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, रूठी रानी इतिहास में रानी उमादेव को माना जाता है, जो राव मालदेव की जैसलमेर में शादी हो रखी थी, जैसलमेर की राजकुमारी थी। नेक्स्ट आगे देखें, जब रानी उमादेव रूठ कर पूरी तरह से वो अजमेर में बैठ जाती है, तो उस समय उसको समझाने के लिए, उसको मनाने के लिए एक इतिहासकार थे जिनका नाम था जो है ईश्वरदास। ईश्वरदास उनको मनाने लिए जाते हैं। तो रानी उमादेव को, ये कवि थे ईश्वरदास, वो रानी उमादेव को मनाने के लिए जाते हैं और मना कर ले आते हैं। जब रानी उमादेव वहां से पूरी राशि ठाट बाट के साथ में वापस जोधपुर में प्रवेश करती है, तो उस समय जो अन्य रानियां थी, उनको लगा कि रानी उमादेव जब जोधपुर में आ जाएगी, और मुख्य रूप से वो जोधपुर की जो आएगी, तो वो वहां की मुख्य रानी बनेगी। ऐसी राव मालदेव की अन्य रानियां, जो राव मालदेव की अन्य रानियां हैं, उनको ऐसा लगा कि उमादेव जब आएगी तो वो राजमहल में पटरानी बनेगी। पटरानी का मतलब होता है अन्य रानियों में जो मुख्य रानी, जिसका राजा कहना माने, है ना, तो वो पटरानी बनेगी। अन्य रानियों की फिर स्थिति खराब, तो उन्होंने मुख्य रूप से कहा कि रानी उमादेव नहीं आनी चाहिए। सरकार जब वो मना के ला रहे हैं, लेकिन वो जोधपुर में नहीं आनी चाहिए। इसलिए अन्य रानियों ने मिलकर एक चारण कवि थे जिसका नाम था आशा वहाड, जिसे आसानंद के नाम से भी जानते हैं, आसानंद। और आसानंद जी को कहा कि आप कुछ ऐसा करो जिससे रानी जो है उमादेव वापस जोधपुर नहीं पहुंचे। जब उनकी पूरी पालकियां जोधपुर के अंदर आ रही थी, उस समय जोधपुर के अंदर जब उनकी पालकियां आ रही थी, तो उन पालकियों के पास जाकर जो है आसानंद एक दोहा बोलते हैं, और उसके कारण रानी उमादेव एक बार पुनः जाती है और वापस अजमेर चली जाती है। दोहे के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि मान रखे तो प्यू रखे तजमान, एक एक वह मान रखे प्यू रखे तजमान, दो दो आती एक ही खंभे पे नहीं बांधे जा सकते। ऐसा इतिहासकारों ने कहा है कि जब ऐसी स्थिति है कि आप मान सम्मान को या फिर अपने पति को
आप ऐसा नहीं रख सकते। तो मान रखे तो क्यों क्यों तक इज्जत मान, खुदू गैन बंदी एक ही खम्बू ढान। तो इतिहासकारों ने उसके बारे में ऐसा कहा। जैसे ही उन्होंने ये दोहा बोला, रानी एक बार पुनः रूठ जाती है और वापिस अजमेर चली जाती है, फिर वापिस नहीं आई कभी। और जब राव मालदेव की मृत्यु होती है 1562 में, जब मालदेव की मृत्यु होती है, मालदेव की मृत्यु, तो मृत्यु के समय जो है उसकी कोई विशेष वस्तु या कोई उसका साफा वगैरह या कोई ऐसी चीज है, वो अजमेर लाई जाती है और वहां पे उमादेव जो है उसके साथ सती हो जाती है। तो अजमेर में उमादेव सती हो जाती है। तो ये इस प्रकार की रानी उमादेव रूठी रानी के नाम से जानते हैं। रूठी भी ऐसी कि मृत्यु के समय भी वापस जोधपुर नहीं आती है। ये रानी उमादेवी के संदर्भ में भी ऐसा घटनाक्रम मिलता है। पीछे हम बारमली की बात करते हैं कि रानी उमादेवी जब लूट के चली जाती है तो राजा बारमली के साथ रहते हैं। और बारमली यहाँ से जब वापिस जैसलमेर जाती है तो जैसलमेर वाले जो है उनसे भी कहीं न कहीं नाराज भी थे। तो इस कारण वहां पे बाड़मेर के अंदर एक जगह का नाम है कोटड़ा। बाड़मेर के जगह का नाम है कोटड़ा। और कोटड़ा के वहाँ एक व्यक्ति थे जिसका नाम था बाघ सिंह। बाघ सिंह इतिहास में से बाघ सिंह कोटड़ा के नाम से ज्ञात है। तो बाघ सिंह कोटड़ा को कहा जाता है कि वो बारमली को यहाँ से ले जाए। बाघ सिंह आते हैं और बारमली को जैसलमेर से उठा के ले जाते हैं। और फिर बाघ सिंह और बारमली बाघा बारमली उठा के ले जाते हैं और बाद में बाघा बारमली के मध्य प्रेम की कहानी का प्रचलन होता है। दोनों के मध्य प्रेम हो जाता है और ये बाड़मेर चले जाते हैं। जब उसकी जानकारी वापस रावमाल को लगती है, जोधपुर के शासक मालदेव, तो वो फिर सेना भेजने का प्रयास करते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि जोधपुर के इतने बड़े राजा है, एक दासी के लिए वो सेना भेजेंगे जो जोधपुर के लिए उचित नहीं है। तो फिर कहते हैं उन्होंने ईसानंद जी को भेजा था। वही आसानंद जी जिन्होंने रानी उमादेवी को दोहा कहा जिससे रानी उमादेवी वापस लौट के चली जाती है। तो बारमली को लाने के लिए आसानंद को भेजा जाता है। आसानंद जी जब बाड़मेर पहुंचते हैं तो बाघा और बारमली का जो प्रेम है उसको देखते हैं, दोनों प्रेम पूर्वक रह रहे हैं। तो आसानंद जी वापस जोधपुर आते ही नहीं है और वहीं बस जाते हैं। बाद में एक कहीं घटनाक्रम में बाघा मारा जाता है, बाघ सिंह की मृत्यु होती है, तो बारमली उसके साथ सती हो जाती है और आसानंद जी बाद में पागल हो जाते हैं। तो ये आप थोड़ा-सा ध्यान रखना कि बाघा बारमली के संदर्भ में ये आसानंद का उल्लेख मिलता है। इसके अंदर जो इतिहासकारों के बारे में हमने थोड़ा-सा देखा था। एक तो इसमें ईश्वरदास का उल्लेख मिलता है और दूसरा उल्लेख मिलता है आसानंद जी आसानंद। तो आसानंद जी ने 2 अपनी प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी है। एक तो लिखी है रानी उमादेवी भटियाणी राग कवित। एक तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक ये रही कवित और दूसरी रही है बाघा भारमली। बाघा भारमली राग ये 2 प्रसिद्ध पुस्तकें मुख्य रूप से जो है वो आसानंद जी के द्वारा लिखी गई थी। और दूसरी तरफ ईश्वरदास है, इनके द्वारा भी मुख्य रूप से 2 किताबें लिखी गई है। एक तो हरिदास या हरिरस और दूसरी लिखी है हाला झालारी कुंडलिया, है ना? हाला झालारी अ, हाला झालारी कुंडलिया, झालारी कुंडलिया ये उनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। तो ये 2 कवि रहे, इन्होंने कुछ पुस्तकों की रचना की थी। हम बात करते हैं राव मालदेव की। राव मालदेव की मृत्यु जो है वो लगभग 1562 ईस्वी में हो जाती है। और इनकी मृत्यु के बाद में इनकी संतान के रूप में देखेंगे तो उस समय इनके पुत्र एक तो उदय सिंह थे, एक राम थे और सबसे छोटे पुत्र थे जिसका नाम था राव चंद्रसेन। तो जब राव मालदेव की मृत्यु होती है, जोधपुर के अगले शासक बनते हैं राव चंद्रसेन। जोधपुर के अगले शासक राव चंद्रसेन बने। और आप जानते हैं राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। राव चंद्रसेन मारवाड़ का प्रताप कहलाता है, महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहलाता है। और इतिहास में राव चंद्रसेन के बारे में बहुत कम जानकारियां हैं, इसलिए इस राजा को भोला बिसरा राजा भी जाता है। भूला बिसरा राजा। तो मालदेव के बाद में उसके सबसे छोटे बेटे हैं, सबसे छोटे पुत्र है, ध्यान रखना सबसे छोटे पुत्र जिनका नाम है राव चंद्रसेन, जो जोधपुर के अगले शासक बनते हैं। तो ये था अपना अ, आज के बिंदुओं में राव मालदेव के संदर्भ में। एक बार थोड़ा-सा फिर हम राव मालदेव के बारे में देख लेते हैं। ध्यान रखना राव मालदेव 1531 से लेके 1562 के मध्य इनके शासनकाल का उल्लेख मिलता है। इनका जन्म 5 दिसंबर 1511 ईस्वी को इनका जन्म जोधपुर में होता है। इनके पिता का नाम राव गंगा है।
गंगा के सबसे बड़े पुत्र राव महादेव थे। इनकी माता का नाम पद्मा कुमारी है। सुरई के राजा जगमाल देवड़ा की पुत्री थी राव गंगा। जब राजा थे उसी समय युद्ध होता है, सेवकी का युद्ध 1526 में। इस युद्ध में राव मालदेव और बीकानेर के राव जैसी दोनों मिलकर नागौर के एक शासक राव शेखा और दौलत खां को संयुक्त रूप से हराते हैं। उस समय मालदेव ने दिखा दिया था कि वो एक प्रतिष्ठित राजा है, अपनी वीरता का परिचय भी उस समय उनके द्वारा दिया गया था। दूसरी हम बात करते हैं राव मालदेव की। राव मालदेव राव गंगा की हत्या करके फिर शासक बना था, सत्ता में आया था। इस कारण इसको मारवाड़ का पितरता भी कहते हैं। इनके समय जब वो राजा बना उसके समय उसके पास दो रियासतें थी, एक तो जोधपुर और दूसरी सोजत। दो परगने उस समय उनके पास में थे और उनका राज्याभिषेक 1521 ईस्वी में होता है और वो होता है सोजत में। ध्यान रखना, राव महादेव ने राज्याभिषेक जोधपुर में न किया बल्कि सोजत में किया गया। इनकी कुछ उपलब्धियां में सबसे बड़ी बात है राव महादेव 52 युद्धों का विजेता है और 58 परगने उनके द्वारा जीते गए हैं। कुछ परगनों के नाम दे रखे हैं, जालोर है, सिवाना है, मेड़ता हो गया, जैसलमेर का फलोदी का क्षेत्र हो गया, उसके अलावा भादराचूर्ण हो गया, है ना। एक बिलाड़ा का क्षेत्र भी इसमें शामिल है। बीकानेर का क्षेत्र भी हम जानते ही है ना। बीकानेर का क्षेत्र भी उनके द्वारा जीता गया है। उसके अलावा बिलाड़ा हो गया, हाँ, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बिलाड़ा, ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो मालदीव द्वारा जीते गए थे। हमने इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लिया था। नेक्स्ट फिर आगे देखें। अब मालदीव और शेरशाह सूरी के मध्य युद्धों का कारण पहले तो हमने ये समझा था दिल्ली के अंदर कि जिस समय दिल्ली के शासक हुमायूं थे उस समय शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में दो युद्ध होते हैं। तो चौसा का युद्ध होता है 1539, कन्नौज का 1540। दोनों युद्धों में शेरशाह सूरी जीत जाता है, हुमायूं को मुगल बादशाह हराकर दिल्ली के शासक बनते हैं। बात करते हैं शेरशाह सूरी और मालदीव के मध्य युद्ध का कारण। पहला है साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, मालदीव दिल्ली के लिए खतरा उत्पन्न होना और राव मालदेव हुमायूं का साथ देते हैं। इधर शेरशाह सूरी बीकानेर और मेड़ता के शासक विक्रमदेव और कल्याणमल का साथ देते हैं। इन दोनों के मध्य युद्ध के ये प्रमुख कारण रहे थे। ये कारण भी हमने समझ लिए थे। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं एक बार पुनः ग्रीष्मेल का युद्ध। आप जानते हैं 5 जनवरी 1544 ईस्वी को ग्रीष्मेल का युद्ध होता है। इस युद्ध को जैतारण का युद्ध भी कहते हैं। पाली में है जहाँ पे युद्ध हुआ था। मालदेव की तरफ से जैता और कुपा युद्ध में भाग लेते हैं। राव दूसरी तरफ शेरशाह सूरी है जिसमें बीकानेर का राजा राव कल्याणमल और मेरठ का शासक विक्रमदेव, ये मिलकर इनके बीच में युद्ध होता है। लेकिन युद्ध के समय से पहले राव जो है मालदेव के खिलाफ शेरशाह द्वारा एक षड्यंत्र रचा जाता है और जैता और कुपा जो है ये अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। कुछ पर्चियां वहां डाली जाती है। उसके बाद में अकेले जैता और कुपा 12,000 की सेना के साथ शेरशाह की 80,000 सेना के मध्य लड़ते हैं, जिसमें शेरशाह सूरी की विजय हो जाती है। ये हमने समझ लिया था। आगे देखें, बड़ी मुश्किल से युद्ध जीता जाता है क्योंकि युद्ध से पहले जलाल खान जलवानी एक बड़ी सेना लेके आते हैं, तब जाकर शेरशाह सूरी युद्ध को जीतता है। इस कारण ग्रीष्मेल के युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी कहता है कि मैं मुट्ठी भर बहादुरी के लिए पूरी हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ये अपना में एक बड़ी बात है। बाकी फिर बात करें हम हारने के बाद राव मालदेव, क्योंकि जोधपुर पर जो अधिकार हो जाता है वो मुख्य शेरशाह सूरी का होता है और खवास खां को यहाँ का अधिकारी नियुक्त करता है। तो सिवाना चले जाते हैं, मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली है। संकटकालीन शरण स्थलीय मालदेव वहीं चले जाते हैं और उसके बाद में शेरशाह सूरी की जब मृत्यु होती है तो 1546 में मालदेव वापस जोधपुर का अधिकार प्राप्त करते हैं। ये भी हमने समझ लिया था ग्रीष्मेल के युद्ध के संदर्भ में। नेक्स्ट मालदेव की कुछ गलतियां रही है, उसमें पहली है राठौर वंश के राजाओं पर आक्रमण करना, बीकानेर और मेड़ता के संदर्भ में हमने देखा था। दूसरा है संदेहात्मक प्रवृत्ति, उनके अंदर जैता और कुपा पर उन्होंने भरोसा नहीं किया था। और तीसरा है अपने सामंतों पर दमन और तानाशाही प्रवृत्ति राव मालदेव के द्वारा चलाई गई थी। ये भी मुख्य रूप से हमने समझ लिया था। नेक्स्ट आगे हो महादेव की उपलब्धियां, इनमें सबसे बड़ी बात सोजत का किला पाली में पड़ता है, सुकड़ी नदी के किनारे पर स्थित है। इसको राव महादेव द्वारा बनाया गया था। दूसरा है मेड़ता का किला, नागौर में पड़ता है। इसे मालकोट भी कहा जाता है और मीराबाई का समुद्र इस किले से इसका दुर्ग का निर्माण भी राव महादेव द्वारा करवाया गया था। तो ये भी ध्यान रखना। तीसरा इसमें पोकरण का किला, पोकरण का किला है 14वीं शताब्दी में निर्मित है। इसे पोकरणगढ़ किला भी कहते हैं, बालागढ़ का दुर्ग भी कहा जाता है। राव महादेव द्वारा इस दुर्ग का निर्माण किया गया। कहते हैं आजादी के बाद 1947 में इसके राज परिवार के जो लोग थे उन्होंने इस किले को एक होटल में बदल दिया था, हेरिटेज होटल। वर्तमान में ये किला हेरिटेज होटल के रूप में चलता है। रिया बड़ी का किला नागौर में पड़ता है, ये भी राव महादेव द्वारा निर्मित है। और जोधपुर शहर में जो परकोटा है ये भी राव महादेव द्वारा बनाया गया है, वो भी हमने समझ लिया था। नेक्स्ट अंतिम देखें इसमें अपना बिंदु, अबुल फजल, उन्होंने राव महादेव को हसरत वाला राजा बनाया था, सही राशि ठाट वाला। राव महादेव के समय एक हुमादे के संदर्भ में घटनाएं घटित। छोटी रानी थी जैसलमेर के
राजा लूणकरण की पुत्री थी, इसका नाम उमादे है। और शादी की पहली रात राव महादेव से नाराज हो जाती है, कारण है उसकी दासी भाग गई, जिसके कारण उमादेव लौट जाती है, लौट के अजमेर चली जाती है और आजीवन रहती रहती है। ये हमने समझ लिया था। राव महादेव की मृत्यु के बाद वो उसके साथ सती हो जाती है, ये भी हमने इसमें समझा था। रानी उमादे के समय और राव महादेव के दरबार में दो कवियों का उल्लेख मिलता है, एक तो ईश्वरदास है और दूसरे हैं रसानंद। तो ध्यान रखना, ईश्वरदास के द्वारा रचित, हमने समझा था ईश्वरदास और दूसरी रानी इसमें राजा भारत है ना, आसानंद से, आसानंद के नाम से आशा भारत। इन दो कवियों के बारे में हमने थोड़ा सा देखा। आगे देखिए इनके द्वारा लिखे हुए कुछ अ, इसमें एक तो ईश्वरदास ने हरिरस नाम का छंद लिखा था। दूसरा आला जाला की जो है कुंडलियां ईश्वरदास द्वारा रचित है। रसानंद द्वारा दो पुस्तकें लिखी थी, एक तो रानी उमादेव भट्टानेरा कवि और दूसरा है बागा भारत उनके द्वारा रचित है। राव महादेव 1562 ईस्वी में जो इनकी मृत्यु होती है। इनकी मृत्यु के बाद उदय सिंह, राम और रावचंद्र सेन, जिनमें रावचंद्र सबसे छोटे पुत्र थे और जोधपुर के अगले शासक बनते हैं। ये था आज का अपना बिंदु, जहाँ हमने राव महादेव के बारे में अध्ययन किया था। चलो।